दोस्तों, फिल्मी संगम चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सदियों से एक कहावत कही जाती रही है, जैसी नीयत वैसी बरकत। अक्षय कुमार और करण जौहर ने अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग को लेकर जो गंदा खेल खेला, जिस तरह से इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, उसी का परिणाम है कि यह फिल्म, या यूँ कहें कि इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है। माना जा रहा है कि अक्षय कुमार जिस तरह से गलत इतिहास को पढ़ाना चाहते हैं, उससे उनके अपने फैंस के अंदर ही नाराज़गी बढ़ती जा रही है। अक्षय कुमार के फैंस को यह बात मंजूर नहीं कि अक्षय खुद को देशभक्त बताएं और अपने फैंस को देशभक्त मानने के बजाय फैंस को देशभक्ति पर सवाल उठाएं। फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग के निर्माता करण जौहर और अभिनेता अक्षय कुमार ने जमकर इस बात का प्रचार किया कि वह सत्य घटनाक्रम पर तथ्यपरक व सही इतिहास पेश कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 13 अप्रैल 1919 को किया गया जलियांवाला बाग का नरसंहार बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद व दुखदायी है। यह ऐसा दर्द है जो कि आज भी रिस रहा है। आज भी जलियांवाला बाग कांड का नाम आते ही हर भारतीय का अंग्रेजों के खिलाफ खून खौल उठता है। अक्षय कुमार और करण जौहर ने अपनी फिल्म का प्रचार करते समय लोगों को खून में उबाल लाने के लिए जमकर नारेबाजी की और गलत बयानबाजी करते रहे। वह गलत बयानबाजी थी, यह राज अब खुलकर सामने आ रहा है। जब अक्षय कुमार व करण जौहर शहर शहर जाकर बयान दे रहे थे, उस वक्त तो लोग उन्हीं को सच मान रहे थे और 1919 के जनरल डायर के परपोटी से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे, तो लोगों के अंदर गुस्से का लावा धधकने लगा था। पर यह थारी नई जनरेशन सोशल मीडिया व इंटरनेट के युग की जनरेशन है, जो हर बात के सच की तह तक पहुंचने का प्रयास करती है। वह इंटरनेट पर और यूँ कहें कि गूगल पर या अब तो AI का सहारा लेकर सच जानने की कोशिश भी करने लगी है। फिल्म देखने के बाद कुछ नवयुवकों ने जब इंटरनेट पर जाकर AI, ग्रोक, गूगल सर्च व अन्य संसाधनों से 1919 के इस घटनाक्रम का सच जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि जनरल डायर को कभी किसी भी कोर्ट के अंदर मौजूद ही नहीं था। जनरल डायर के खिलाफ कभी किसी ने कोई मुकदमा ही नहीं किया था। हाँ, उस वक्त जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों और निर्दोषों पर गोली चलवाने वाला जनरल डायर ही था। पर उसी वक्त पंजाब का गवर्नर ओ डायर भी था। जब अक्षय कुमार के फैंस कम दर्शक को इंटरनेट व ग्रोक की मदद से एहसास हुआ कि फिल्म केसरी चैप्टर में जनरल डायर के खिलाफ सर सी शंकरन नायर के केस लड़ने की कहानी को निर्माता, निर्देशक व अक्षय कुमार की कोरी कल्पना है, तो इस सच ने आग में घी डालने वाला ऐसा काम किया है कि लोगों ने फिल्म केसरी चैप्टर 2 से दूरी बना ली। बॉक्स ऑफिस आंकड़े दावे कर रहे हैं कि केसरी चैप्टर 2 ने 4 दिन में लगभग 35 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर एकत्र किए। यह आंकड़े तो अक्षय कुमार के चेहरे पर काले ही पोतते हैं, क्योंकि इससे फिल्म सफल नहीं हो पाती है और पीछे कई फिल्में अक्षय कुमार की लगातार इसी तरह से असफल होती रही हैं। अक्षय कुमार जैसे तथाकथित सुपरस्टार की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर यह असर हो कहीं से भी शोभा नहीं देता। या तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई है। केसरी चैप्टर 2 के 4 दिन के आंकड़ों से यह बात साफ हो जाती है कि यह फिल्म अपनी लागत वसूल करने में बुरी तरह से नाकाम है और हमेशा डिजास्टर ही रहेगी। कल तक अक्षय कुमार की प्रशंसा करने वाले इनके फैंस अब काफ़ी नाराज हैं। अक्षय कुमार के फैंस और हमें इंटरनेट पर AI तथा ग्रोक के माध्यम से जो सच या यूँ कहें कि जो इतिहास पता चलता है, वह फिल्म में बताए गए इतिहास से मेल नहीं खाता। अब सच कौन है, इसका दावा हम नहीं कर सकते। अक्षय कुमार अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 के माध्यम से कितना गलत इतिहास परोस रहे हैं, कितना सही काम किया है, इस पर असली रोशनी तो प्रबुद्ध इतिहासकार ही डाल सकते हैं। पर हमारे देश का इतिहासकार फिलहाल चुप्पी साधे हुए क्यों चुप है, वो भी नहीं पता। खैर, इंटरनेट, AI, ग्रोक व reddit.com पर मौजूद कुछ लेखकों के अनुसार फिल्म केसरी चैप्टर 2 में काल्पनिक इतिहास लिखने का प्रयास है। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के बाद एक ब्रिटिश पत्रकार ने ही इस हादसे का पूरा विवरण सबसे पहले छापा था और उसी ने इस दुखद कांड को पूरे विश्व में ऐसा फैलाया था कि
ब्रिटिश हुकूमत को मजबूरन कुछ कदम उठाना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की स्थिति बहुत थू हुई थी। तब लिपापोती करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने हंटर कमीशन बैठाया था। इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर जनरल डायर को कोई सजा तो नहीं हुई थी, न उसके दोषी ठहराया गया था, बल्कि हाँ, उनकी कमान से बाहर उन्हें कर दिया गया था। उसके 2 साल बाद सी शंकरन नायर ने एक किताब गांधी एंड एनार्की लिखी थी, जिसमें उन्होंने पंजाब के गवर्नर और डायर के खिलाफ कुछ लिखा था। इसी किताब को आधार बनाकर और डायर ने इंग्लैंड में सी शंकरन नायर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, जिसमें शंकरन नायर की बुरी तरह से हार हुई थी। यह होना भी था, क्योंकि मुकदमा इंग्लैंड में हुआ था और अदालत इंग्लैंड की थी, ब्रिटिश अदालत, ब्रिटिश वकील, ब्रिटिश जज, सब कुछ वहाँ था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी, जो मुझे लगता है कि शंकरन नायर ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा होगा, उसमें जो गवाह होंगे वो भारतीय होंगे, और वह भारतीय आम गवाह इंग्लैंड गवाही देने तो गए नहीं होंगे, न जा पाए होंगे। खैर, श्री शंकरन नायर पहले मद्रास में रहते हुए कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। यूं भी 1919 तक कांग्रेस पार्टी ही इस देश में थी। उसके बाद श्री शंकरन नायर तो ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बन गए थे। वह वायसराय कमीशन का भी हिस्सा थे। रोल कानून पास कराने में भी शंकरन नायर की अहम भूमिका थी। इसी कानून का विरोध करने के लिए आम निर्दोष लोग अपने मासूम बच्चों के साथ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जब उन्हें जनरल डायर ने गोलियों से भुनवा दिया था। उससे पहले जनरल डायर ब्रिटिश हुकूमत के वकील के रूप में देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी व कवि कृपाल सिंह को दोषी ठहराकर जेल भिजवा चुके थे। और यह बात तो फिल्म में भी दिखाई गई है कि उन्होंने एक देशभक्त को जेल भिजवाया था। ऐसे में कौन कितना बड़ा देशभक्त था, आज की तारीख में कहा पाना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त के हालात सही में क्या थे, कैसे थे, क्या हुआ था, वह पूरा विवरण फिलहाल हमारे पास तो नहीं है। हम इस इतिहास की सच्चाई को लेकर कोई दावा भी नहीं करते, पर इतिहास का आकलन तो इतिहासकारों को करना चाहिए। लेकिन एआई, इंटरनेट, ग्रोक व गूगल सर्च के अनुसार सच्चा इतिहास वही है जो अभी हमने आपको बताया। कई वेबसाइट पर यह ही सच मौजूद है। ऐसे में अक्षय कुमार और करण जौहर की फिल्म केसरी चैप्टर 2 पर सवाल उतने स्वाभाविक हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त सारे लोग समोसा क्रिटिक्स बने हुए हैं और सभी केसरी चैप्टर 2 की प्रशंसा में, उनके गुणगान करने में सारी ताकत झोंक रहे हैं। इसके बावजूद फिल्म डिजास्टर हो रही है, और इस फिल्म के डिजास्टर होने पर लोग और अक्षय के फैंस कह रहे हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत। दोस्तों, आप सभी इस बात से हैरान व परेशान होंगे कि फिल्म केसरी चैप्टर 2 को अच्छे रिव्यू मिलने के बावजूद दर्शक इस फिल्म को देखने क्यों नहीं थिएटर में जा रहे हैं। हम याद दिला दें कि पिछले कुछ समय में करण जौहर बार बार दोहरा चुके हैं कि वह तो फिल्म क्रिटिक्स से अपनी फिल्मों के लिए स्टॉक खरीद लेते हैं। इसी वजह से शायद दर्शकों ने फिल्म रिव्यू पर यकीन नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ जब सुधीर चौधरी, मुकेश खन्ना सहित कई ऐसे पत्रकारों व कलाकारों ने भी महज फिल्म केसरी चैप्टर 2 को बहुत बड़ी महान फिल्म बनाते हुए रिव्यू के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और ज़बरदस्त प्रचार किए, जो कि कभी फिल्मों पर बोलते ही नहीं, फिल्मों की रिव्यू करते ही नहीं है। इतना ही नहीं, रातों रात सैकड़ों बंद पड़े अथवा नए यूट्यूब पर इस चैनल कुकुरमुट्टे की तरह उगाए। केसरी 2 को सभी महान बताने लगे। इससे भी दर्शक के मन में फिल्म के प्रति शक पैदा हुआ, जिसने उसे फिल्म से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। यह सोशल मीडिया का ज़माना है। करण जौहर ने लगभग 1 साल पहले अनाउंस किया था कि अब वह अपनी फिल्म को रिलीज से पहले किसी को नहीं दिखाएंगे, पत्रकारों को भी रिलीज से पहले फिल्म नहीं दिखाएंगे। मगर दर्शकों ने पाया कि करण जौहर तो पक्के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की कहावत पर अमल करके चल रहे हैं। करण जौहर ने अपने अनाउंसमेंट की बढ़िया उखेड़ते हुए फिल्म के रिलीज से 3 दिन पहले ही कई राजनेताओं को फिल्म दिखा डाली। फिर 2 दिन पहले देश के लगभग हर शहर में अक्षय कुमार ने अपने फैंस को केसरी चैप्टर 2 फ्री में दिखा डाली। इतना ही नहीं, इस बात को सोशल मीडिया पर जमकर परोसा गया और तमाम यूट्यूब पर ऐसे वीडियो पोस्ट हो गए जिनमें अक्षय कुमार के फैंस फिल्म देखने के बाद अक्षय कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे थे।
यह सब देखकर भी तमाम जागरूक दर्शक समझ नहीं पाए आखिर यह है क्या, मसला क्या है, सच क्या है। फिर फिल्म रिलीज से पहले देर रात कई पत्रकारों ने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते हुए फिल्म की प्रशंसा की और दावा किया कि वह फिल्म देखकर आ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो फिल्म की तारीफ करने वाले रिव्यू के आ गए, जबकि फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। इससे भी लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ये सारा झोल झाल, यह सारा दांव पेच निर्माता और निर्देशक तथा कलाकार मिलकर कर रहे हैं। भाई करण जौहर ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह रिलीज से पहले किसी को फिल्म नहीं दिखाएंगे, फिर ये सब क्या था। इस पर एक पत्रकार ने तो सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिख दिया कि कुछ फिल्म क्रिटिक्स बिना फिल्म देखे अपने मन में से बनाकर कुछ भी रिव्यू लिख रहे हैं। इनमें से कुछ तो चैनल 15 दिन पहले ही शुरू किए गए थे। दर्शकों को तो यह पूरी हास्यास्पद माहौल नजर आने लगा। इसका मनोवैज्ञानिक असर यह हुआ कि दर्शक ने सोचा कि फिल्म केसी चैप्टर 2 में दम नहीं है, इसीलिए अक्षय कुमार व करण जौहर सारी हदें पार कर हर तरह के लोगों पर अपना दबाव बनाकर फिल्म की तारीफ के पुल बनवा रहे हैं। लोगों की इस मनोवैज्ञानिक सोच ने आग में घी डालने का काम किया तथा आम दर्शक और अक्षय कुमार के फैंस जिन्हें फिल्म पसंद नहीं आई थी, कुछ दर्शक तो यह कहते पाए जा रहे हैं कि अक्षय कुमार ने हमें भूल कर जिन्हें फिल्म में फिल्म दिखाई, अब वही फैंस उनकी फिल्म को हिट करेंगे। इसे कहते हैं जैसी ही करनी वैसी भरनी। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अक्षय कुमार हर साल कम से कम 4 फिल्मों में अभिनय कर मनोरंजन व रोचक कहानी के बजाय गलत इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? उनके ऊपर कई तरह का आरोप भी लगते हैं कि उनमें अब अभिनय नहीं रह गया, वो अभिनय नहीं करते, हर फिल्म में सिर्फ अच्छा ही अच्छे नजर आते हैं। देखिए, वर्तमान में कई नई जनरेशन के लोग सिनेमा के खिलाफ भी होते जा रहे हैं और उसके लिए यह नई पीढ़ी या नई जनरेशन कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आती। बेचारा फिल्म क्रिटिक्स क्या करेगा? एक तरफ वह करण जौहर जैसे लोगों को नज़र में समोसा क्रिटिक्स बन जाता है, तो दूसरी तरफ उसके संस्थान का अलग दबाव होता है। कुछ बेचारे महज स्टार कलाकार के संग सेल्फी पाल जाने के लालच में बुरी फिल्म को भी अच्छी फिल्म बनाते रहते हैं। इन सब के बीच वर्तमान समय में हर क्रिटिक के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि बेचारा फिल्म देखने से पहले इतिहास का अध्ययन कर सके। इस वजह से भी वह सच बयान नहीं कर पाता। उधर फिल्मकार अस्वीकरण देखकर सिनेमाई स्वतंत्रता के नाम पर कुछ घटनाक्रमों को नाटकीय बनाने के दावे करता है, पर अहम सवाल यह है कि सिनेमाई स्वतंत्रता के नाम पर इतिहास को ही बदल देना या इतिहास को नया रंग दे देना कितना जायज़ है? या तो धीरे धीरे ये मांग उठने लगी है कि सिनेमाई स्वतंत्रता के नाम पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने को भी अपराध की श्रेणी में गिना जाए। इस तरह की मांग करने वालों का तर्क है कि आज की पीढ़ी किताबें कम पढ़ती है पर सिनेमा देखती है और वह सिनेमा में वर्णित इतिहास को ही सच्चा इतिहास मान बैठती है। इससे उसका और देश दोनों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में फिल्मकार व कलाकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐतिहासिक विषयों को उठाते समय सावधानी बरतें और कम से कम इतिहास को गलत ढंग से पेश करने से बाज आएं। पर यहाँ कौन किसकी सुनने वाला है? सभी को तो रातों रात इस सबसे ज़्यादा धन कमाकर स्टार बनना है। तभी तो हर फिल्म निर्माता व निर्देशक तथा कलाकार अपने अपने फायदे के लिए तथाकथित समोसा क्रिटिक्स का उपयोग करता है और अपना काम हो जाने पर वह उन्हीं समोसा क्रिटिक्स को गाली देने से भी लेकर उन्हें बदनाम करने तक नहीं चूकता। फिल्म केसी चैप्टर 2 को लेकर अक्षय कुमार हाथ तरफ से चूक गए हैं। इतिहास गलत पेश किया गया, इस तरह का संकेत इंटरनेट व ग्रोक दे रहा है। वही फिल्म का बजट बताने का निर्माता करण जौहर तैयार नहीं है। ऊपर से शुक्रवार, शनिवार, रविवार की 3 दिन की लगातार छुट्टी का फायदा मिलने के बावजूद केसी चैप्टर 2 महज 29 करोड़ रुपए ही एकत्र कर सकी बॉक्स ऑफिस पर। इस पर भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि पहले दिन से ही करण जौहर ने हर दिन कई करोड़ की टिकटें ब्लैक में खरीदते रहे हैं, जिससे कि फिल्म का कलेक्शन ज़्यादा नज़र आए। अब आरोप लगाने वालों का स्रोत क्या है मुझे नहीं पता। मैं इन तरह की चीज़ों की मैं यकीन भी नहीं करता हूँ। इतना ही नहीं, कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मसलन इससे पहले डिजास्टर हो चुकी सिकंदर व जाट ने 3 दिन में केसी चैप्टर 2 से ज़्यादा रकम एकत्र कर ली थी। अब अक्षय कुमार हूँ या करण जौहर, सभी को कुछ तो सबक लेना चाहिए। उन्हें समझ लेना चाहिए कि आज की नई पीढ़ी ज़्यादा समझदार व ज्ञानी है, वह इनके बहकावे में आने से रही।
इसलिए उन्हें दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में बनानी होंगी। कुछ सबक तो उन्हें फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह से भी सीखना चाहिए, जिनका दावा है कि आज का फिल्मकार भारत नहीं बल्कि इंडिया के लिए फिल्में बना रहा है। कुल मिलाकर विपुल शाह ने अपने ही बिरादरी पर बहुत बड़ी चोट की है, बहुत बड़ा खुलासा किया है।